हेलो दोस्तों, मैं हूं निशान सिंह, आपका मेंटर्स, और आपका स्वागत है आपके अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। तो आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं एनडीए में आए हुए कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ये हमारा क्वेश्चंस एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड रेडियो एक्टिविटी पे होगा और ये इसका पार्ट 1 होगा। तो चलिए इस वीडियो में आपको हम प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस के बारे में आपको समझाएंगे। उसके हर एक आपको हम किस तरीके से उस क्वेश्चन को बनाएंगे, उसके अप्रोच, सभी चीज़ को आपको यहाँ पे बताएंगे। तो वीडियो पे बने रहिए। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा देर न करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि विच वन अमंग द फॉलोइंग ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन एटम एमिट्स रेडिएशन ऑफ द शॉर्टेस्ट वेवलेंथ। आपसे पूछा जा रहा है कि इन सभी में से कौन से ट्रांजिशन में जो इलेक्ट्रॉन्स ऑफ हाइड्रोजन एटम होगा वो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को इमिट करेगा। तो देखिए, आपको हमने पढ़ाते समय बताया था कि कभी इलेक्ट्रॉन्स अपने कोई भी एक ऑर्बिटल से, मान लीजिए ये उसका ऑर्बिट है, ये कोई ऑर्बिट है KLM जिसे हम जानते थे, ये सब चीज़ हमने पढ़ा था। कोई मान लीजिए फर्स्ट ऑर्बिट सेकंड ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट से सेकंड पे जा रहा है, फर्स्ट पे थर्ड से फर्स्ट पे जा रहा है, फर्स्ट से कोई सेकंड पे जा रहा है। तो इस दौरान क्या होगा, वो कोई एनर्जी इमिट करता है और उस एनर्जी के रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी इमिट करता है। तो उस रेडिएशन का कुछ एनर्जी का कुछ वेवलेंथ होता है। तो उसी वेवलेंथ के पूछा जा रहा है कि कब इसमें से कौन से हाइड्रोजन के एटम कहाँ से कहाँ पे जाएगा तो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को इमिट करेगा। तो वीडियो पॉज कीजिए, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए दोस्तों, हम हमेशा आपको बताते हैं कि आप किसी भी वीडियो को देखें, किसी भी चैनल्स के वीडियो को देखें, क्वेश्चंस को देखें, तो आप खुद से पहले ट्राई करें, तभी उसके सॉल्यूशंस को देखें, ताकि उससे आपको यह पता चल सके कि आपने उस वीडियो से उस चैप्टर के कंसेप्ट को कितने अच्छे से जाना है, कितने अच्छे से सीखा है। तो जाहिर है सभी लोगों ने ट्राई किया होगा। तो जिनका ऑप्शन ए है उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए हम समझते हैं इसको कि इसका आंसर ए किस तरह से होगा। देखिए, आपको क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कहाँ से कहाँ हम इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करवाएं। तो आपका किस ऑर्बिट से किस ऑर्बिट पे इलेक्ट्रॉन्स जाएगा तो क्या करेगा, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ को इमिट करेगा। तो आपको पता है एनर्जी का और वेवलेंथ के बीच का रिलेशन, एनर्जी इक्वल टू क्या होता है, hc अपॉन लेमडा। ठीक है, E इक्वल टू hc अपॉन लेमडा, ये आपको पता है। जहाँ h क्या है प्लैंक कांस्टेंट, c क्या है वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये तो कांस्टेंट हो गया था। E इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा हो गया। ठीक है, इस रिलेशन आपको पता चल गया। अगर किसी भी ट्रांजिशन के दौरान एनर्जी अगर जिसका सबसे ज़्यादा होगा, जिस भी ट्रांजिशन में, इन सभी गिवन ऑप्शन में जिस भी ट्रांजिशन में एनर्जी ज़्यादा होगा तो वेवलेंथ क्या होगा, उसका कम होगा। वेवलेंथ क्या होगा, कम होगा। तो देखिए इन सभी में से सबसे ज़्यादा एनर्जी किसका होगा। तो देखिए, सबसे ज़्यादा एनर्जी आपको हमने ये अपने कंसेप्ट में ही बताया था पढ़ाते समय कि जब भी कोई इलेक्ट्रॉन्स E1 से E2 पे जाता है तो क्या करता है, वो सबसे ज़्यादा एनर्जी को इमिट करता है। जैसे आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन्स का एनर्जी निकालने का क्या तरीका होता है, -13.6 Z² अपॉन n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो E2 का यानी सेकेंड ऑर्बिट का एनर्जी निकाले तो -13.6 और Z² का वैल्यू कितना होगा, हाइड्रोजन एटम के लिए 1 होगा और n का वैल्यू 1 है। अगर E2 के लिए नहीं, पहले हम E1 के लिए निकालते हैं। E1 के लिए 1 अपॉन 1 का स्क्वायर इंटू 1 का स्क्वायर यानी क्या हो गया, -13.6। और इसी तरह E2 का वैल्यू निकालें, ये क्या हो गया, -13.6 इंटू Z² यानी 1 का स्क्वायर अपॉन 2 का स्क्वायर यानी 4। यानी ये क्या हो गया, ये तो कुछ कम हो जाएगा, ये कुछ कम हो जाएगा, बताइए। तो ये आपको कितना आएगा, आप लगभग कितना आएगा, 4 5 जा 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 3 जा, यानी ये आपका आएगा लगभग 3 पॉइंट समथिंग करके कुछ आएगा। तो जब इसमें से आप इसको घटाइएगा, ठीक, इसमें से इसको घटाइएगा तो कितना आएगा, -10.6 कुछ करके या -10 पॉइंट समथिंग करके आएगा। तो ये जो क्या होगा, ये आपका सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगा। ये क्या होगा, सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगा, ये सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगा। जैसे आप इसमें से घटाइएगा इसको तो ये क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस में प्लस 10 पॉइंट समथिंग कुछ करके आ जाएगा। तो ये क्या होगा, सबसे मैक्सिमम एनर्जी होगा E2 से E1 में। उसी तरह आप 3 और 2 का, 4 और 3 का, 5 और 4 का आप एनर्जी निकालिएगा इस फॉर्मूला पे और आप घटा के देख सकते हैं। तो इसलिए आपको याद करने के लिए भी हम आपको बता दिए थे कि इसको आप सिंपली याद करके रखिए, ताकि एग्जाम में आपको इस समय ना इतना गंवाना पड़े। तो क्या कीजिएगा आप, n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 पे क्या करेगा, सबसे ज़्यादा एनर्जी को इमिट करेगा। और सबसे ज़्यादा एनर्जी को अगर इमिट करेगा तो एनर्जी ज़्यादा, तो क्या हो गया, वेवलेंथ कम हो गया, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके कारण क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया हमारा। समझ में आया होगा आपको, हमको जहाँ तक लगता है। तो अगर कोई क्वेरी होगा तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, द पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे कैन बी इंक्रीज बाई। एक्सरे के पेनिट्रेटिंग पावर को हम कैसे इंक्रीज करते हैं, इस सभी चीज़ को हमने कंसेप्ट में बताया हुआ है। ये सभी प्रीवियस के क्वेश्चंस है, इसको एक एक बारीकी से हमने कंसेप्ट को समझाया हुआ है। तो आप जो भी बच्चे इस कंसेप्ट को पढ़ेंगे उनके लिए बहुत ही बेहद ही आसान क्वेश्चंस होगा। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा। तो जिनका ऑप्शन डी आ रहा है उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए, हम किसी बच्चे को हम जब भी कोई क्वेश्चन करवाना चाहते हैं, अगर कोई क्वेश्चन करवाते हैं तो हम चाहते हैं उसके पहले उसके रिगार्डिंग जो कंसेप्ट है हम वो आपको बता के रखें। तो इस चैप्टर का जब भी हम क्वेश्चंस को करवा रहे हैं तो उसके रिगार्डिंग जो पिछला कंसेप्ट है वो सब हमने करवा दिया हुआ है।
देखिए हमने इस चैप्टर के एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को नहीं करवाया है। कुछ बच्चे का कहना था कि सर जल्दी सिलेबस करने के लिए आप पहले चैप्टर पढ़ा दीजिए, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बताइए, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस को बाद में बता दीजिएगा, उसको हम बाद में समय मिलेगा तो पढ़ लेंगे। तो हम वैसा ही कर रहे हैं, तो आप इसके लिए आप बेफिक्र रहिए, वो भी हम आपको ज़रूर बताएंगे। तो ये क्या है कि आपको पूछा जा रहा है कि पेनिट्रेटिंग पावर ऑफ एक्सरे को हम कैसे इंक्रीज करते हैं। तो जब जहाँ से जो एक्सरे आपका कैथोड रे से जो एक्सरे निकलता है और उसके बीच में जो आपका पोटेंशियल लगे होते हैं, उसके बीच में जो कैथोड और एनोड लगे होते हैं, अगर इस दोनों कैथोड और एनोड की हम क्या करें, पोटेंशियल डिफरेंस को, इस दोनों कैथोड और एनोड के पोटेंशियल डिफरेंस को हम क्या करें, अगर इंक्रीज कर दें, इस दोनों कैथोड और एनोड के पोटेंशियल डिफरेंस को अगर हम इंक्रीज कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, बताइए। तो हमारा जो एक्सरे का पेनिट्रेटिंग पावर होगा वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, आपको समझ में आया होगा, ये कंसेप्ट है, इसको हमने बताया था अच्छे से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इन सभी में से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ये तो जब हमको डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़ के बारे में, जब डिफरेंट एटॉमिक स्पीसीज़ के बारे में, आइसोटॉप्स, आइसोटोन्स, आइसोबार्स, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में जब हम समझा रहे थे तभी इसको हमने बताया था। देखिए अगर वीडियो आपको फास्ट लग रहा होगा तो इसे स्लो कर लीजिए ताकि आपको अच्छे से और समझ में आ पाए। अगर आपको सही स्पीड लग रहा है, नॉर्मल स्पीड लग रहा है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि सर स्पीड सही है, इसी स्पीड से पढ़ाइए। ठीक है, तो चलिए आप बताइए इसका आंसर क्या आ रहा है। तो जाहिर है सभी लोगों ने इसे ट्राई किया होगा, बिना ट्राई किए सॉल्यूशंस को ना देखिए। तो जिनका ऑप्शन नंबर बी है ओनली 1, उनका आंसर क्या है, सही है। चलिए समझते हैं कि बी किस तरह से आएगा। तो ये तो एक डेफिनेशन है। आपको पहले में क्या कहा जा रहा है कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम आइसोटॉप्स एटम्स विद सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। सही, एकदम सही ऑप्शन है कि आइसोटॉप्स के डेफिनेशन ही कहते हैं कि आइसोटॉप्स आर द एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। आइसोबार क्या होते हैं, आइसोबार्स यहाँ पे कहा जा रहा है आइसोबार एटम्स विद सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, गलत हो गया। आइसोबार्स के सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, आइसोबार्स के सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स नहीं होते हैं। क्यों, क्योंकि आइसोबार्स के क्या होते हैं, उसके एटॉमिक मास सेम होते हैं और एटॉमिक नंबर डिफरेंट होते हैं। यहाँ तो सेम न्यूट्रॉन्स कहा जा रहा है जो कि गलत है। आइसोटोन्स क्या होते हैं, आइसोटोन्स के सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं और यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, आइसोटोन्स एटम्स विद सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर, गलत है। आइसोटॉप्स के क्या होते हैं, न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं और इसके क्या होते हैं, एटॉमिक नंबर सेम होते हैं। ओके, और इसके क्या होते हैं, एटॉमिक मास सेम होते हैं। ठीक है, ये इसके रिगार्डिंग कंसेप्ट है। इस सभी चीज़ को हमने बताया है, फिर भी यहाँ पे आपको हम समझा दिए हैं। तो चलिए जिनका ऑप्शन बी था उनका आंसर क्या है, सही था। नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द न्यूक्लियस ऑफ ए सिंगली आयनाइज्ड कार्बन एटम कंटेन्स। जो न्यूक्लियस होते हैं सिंगली आयनाइज्ड कार्बन एटम, वो कंटेन करते हैं, क्या करते हैं, सिंगली आयनाइज करने का मतलब एक बार आयनाइज किया गया हो, यानी उस पर कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा, उस कार्बन पे कुछ चार्ज प्रेजेंट होगा, या तो प्लस या तो माइनस, कुछ भी सिंगली आयनाइज कहा जा रहा है। तो देखिए कार्बन पे जनरली आयनाइज करते हैं हम, तो देखिए आपको ये पता चलेगा कि कार्बन को अगर आयनाइज करेंगे तो क्या होगा। कार्बन का कन्फिगरेशन क्या होता है, कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है। तो इसको हम किस तरह से अरेंज करेंगे, 1s2 2s2 2p2। ठीक है, तो देखिए आपको p में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन p में भर सकते हैं। और इसके हाफ फिल इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 3 हाफ फिल इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये 6 इलेक्ट्रॉन और 3 इलेक्ट्रॉन, ये फुल्ली फिल्ड है और ये हाफ फिल्ड है। फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, मोर स्टेबल होते हैं पार्शियली फिल्ड से। पार्शियल फिल्ड कहने का मतलब 2 हो, 5 हो, 4 हो, इवन 1 हो, कुछ भी हो, ये क्या होते हैं, पार्शियली फिल्ड होते हैं। पार्शियली ये क्या होते हैं, हाफ फिल्ड, ये क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड। क्या होते हैं, फुल्ली फिल्ड। ये फुल्ली फिल्ड और हाफ फिल्ड क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, और ये क्या होते हैं, अनस्टेबल। तो आपको कहा जा रहा है सिंगली आयनाइज्ड एटम, यानी कार्बन क्या है, कार्बन आयनाइज्ड है। तो बताइए यहाँ पे कार्बन को क्या चाहिए, यहाँ पे 2 है, तो देखिए हम अगर इसको 1 इलेक्ट्रॉन दे देते हैं तो ये क्या होता है, ये हाफ फिल हो जाएगा, ये हाफ फिल हो जाएगा, तो हाफ फिल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, कार्बन स्टेबल हो जाएगा। यानी अगर 1 इलेक्ट्रॉन इस पर दे दिए तो ये कार्बन क्या हो गया, इस पर माइनस चार्ज आ गया, यानी C माइनस आ गया यहाँ पे। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन उसको क्या हो गया, मिल गया। तो देखिए एक इलेक्ट्रॉन उसको जैसे ही दिए हम तो कार्बन क्या हो गया, स्टेबल हो गया। तो अब आपको पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में कि कार्बन को जब सिंगली आयनाइज्ड कर दिया गया, ठीक है, इतना कंसेप्ट को अगर समझे बहुत बढ़िया है, ये कंसेप्ट जानने की चीज़ थी, हम आपको बताएं। अगर नहीं समझे तो फिर भी इस क्वेश्चन को आप बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं, देखिए कहा जा रहा है कि जो न्यूक्लियस ऑफ कार्बन है वो सिंगली आयनाइज्ड है। तो आपको पूछा जा रहा है उसमें 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 5 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन है, 6 प्रोटॉन है, 6 न्यूट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन्स, या फिर ये ऑप्शन नंबर डी है। तो बताइए कौन सा इसका आंसर सही हो रहा है, आप बताइए। जिनको ये कंसेप्ट अभी हमने बताया है वो कंसेप्ट नहीं भी पता है फिर भी इस क्वेश्चन को बना सकते हैं।
तो बताइए, तो जिनका आंसर ए है उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए कार्बन आयनाइज्ड है, ठीक है। तो देखिए कार्बन के जो भी एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जेड हो, कार्बन आयनाइज्ड हो, प्लस चार्ज हो, माइनस चार्ज हो, कुछ भी चार्ज हो, तो एटॉमिक नंबर जो होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर होते हैं। यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम ही होंगे एटॉमिक नंबर के बराबर, और कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, तो आपका नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो 6 पता चल गया, ठीक है। और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या होते हैं, मास नंबर ए इक्वल टू जेड प्लस एन, मास नंबर प्लस एटॉमिक नंबर, मास नंबर इक्वल टू एटॉमिक नंबर प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो आपको एन निकालना है, तो एन इक्वल टू क्या हो गया, ए माइनस जेड। ए का वैल्यू कितना है, कार्बन का मास 12 है, मास अगर आयनाइज हो भी गए नहीं भी हो गए तो मास में तो चेंजिंग होगा नहीं, जेड में भी चेंजिंग होगा नहीं, तो कितना हो गया 12 माइनस 6 इक्वल टू 6। ऑप्शन नंबर ए सही है, ठीक है। आपको समझ में आ गया, आयनाइज का मतलब आप हो, आयनाइज चार्ज हो नहीं हो कुछ भी हो, कोई मतलब नहीं इससे, ठीक है। यहाँ पे तो आपका पता चल गया नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने का, कुछ भी देखिए आपको कोई भी आपको एलिमेंट दे दे उस पर कहा जाए आयनाइज्ड हो, उस पर अगर चार्ज के बारे में कहे कितना भी आयनाइज्ड हो, +2 चार्ज हो, -2 चार्ज हो, तो उसके नंबर ऑफ प्रोटॉन्स तो सेम होंगे। जब भी कुछ डिफरेंसेस अगर देखे जाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में ही देखे जाएंगे, ठीक है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स तो आप उसके मास नंबर से और उसके एटॉमिक नंबर को डिफरेंस करके निकाल लीजिएगा, ठीक है। लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन्स हमेशा एटॉमिक नंबर के बराबर होगा, अगर उस पर चार्ज हो या फिर नहीं हो। चार्ज अगर होगा, अगर नहीं होगा चार्ज तो नहीं होगा चार्ज, तो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स हो जाएगा। अगर चार्ज होगा तो उसके सिर्फ इलेक्ट्रॉन में ही अंतर देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। इस बात को याद रखिए, ये ही एक सिंपल इस पूरा का एक ही फंडा है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या है, द प्रोसेस ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन इन द सन रिक्वायर्स। अब बताइए, ये तो हमारा चैप्टर का लास्ट टॉपिक था कि न्यूक्लियर फ्यूजन में सन को क्या रिक्वायर होता है। बताइए, जब भी न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन प्रेजेंट होता है तो सन को क्या चाहिए होता है। तो देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन कहने का मतलब, पहले तो आप लोग बनाइए, तो जिनका आंसर ये है उनका आंसर क्या है, सही है। देखिए न्यूक्लियर फ्यूजन कहने का मतलब, जैसे ही न्यूक्लियर फ्यूजन का नाम आ गया, फ्यूजन का नाम आ गया, यानी कहने का मतलब उसको हाई टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। तो देखिए इसमें हाई टेम्परेचर किसके पास है, हाई टेम्परेचर इसके पास है और इसके पास है, वेरी हाई टेम्परेचर इसके पास, हाई टेम्परेचर, ठीक है। तो अब देखिए यहाँ भी वेरी हाई टेम्परेचर, और हाई टेम्परेचर के साथ साथ क्या चाहिए उसको, हाई प्रेशर भी चाहिए। तो ठीक है, हाई टेम्परेचर के साथ साथ उसको क्या चाहिए, हाई प्रेशर भी चाहिए। तो यानी ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर ए सही हो गया, ठीक है। तो ये था आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 1। साथ में इसके बाद ही जस्ट और भी पार्ट इसके हम आपको लेके आएंगे, तो वीडियो देखते रहिएगा पूरा कंप्लीट। आपको जो भी कोई प्रॉब्लम होगा, हमारे कंसेप्ट के सिखाए में जो भी कुछ प्रॉब्लम होगा, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। और प्लीज़ दोस्तों हमें सपोर्ट कीजिए, हमें सपोर्ट की ज़रूरत है, हम आपके लिए मेहनत करते हैं, तो आप भी हमारे लिए जरूर कुछ कीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे छुट्टी के साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे छुट्टी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।